गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट में पार्ट 6 साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु को सीख रहे हैं, जिसमें हमने सभी बड़े प्रश्नों को पूरा किया है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक को हमने पूरा कर लिया है। आगे जो प्रश्न है वो बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट आईएमपी तो नहीं है, लेकिन आईएमपी उसे भी कह सकते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं है, लॉन्ग नहीं है तो शॉर्ट भी नहीं है। यानी बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते तो हम लोग नहीं करते, क्योंकि हमारे बोर्ड की एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं 8 मार्क्स का, और ये इतने शॉर्ट नहीं है। इसमें भी कैलकुलेशन है। खाता भले एक ही है, लेकिन कैलकुलेशन है, गणनाएँ है, और वो आवश्यक गणना आपको दर्शाना भी पड़ेगा, जिसकी वजह से ये प्रश्न भी कभी कभी 8 मार्क्स के लिए बोर्ड की एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके लिए हम इसको भी हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 ये जो प्रश्न है, ये जो बोर्ड की एग्जाम में पूछने के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। इसके लिए इसको भी हम पूरा करेंगे। इसमें खास बात क्या है दोस्तों, अभी तक जो हम पार्ट 6 सीख रहे थे, उस पार्ट 6 में साझेदार अभी तक निवृत्त हो रहे थे। साझेदार क्या हो रहे थे दोस्तों? निवृत्त हो रहे थे। यानी कोई भी 3 साझेदार में से कोई एक साझेदार निवृत्त हो जाता था। आज क्या खास बात है, तो अब जो आगे से हम 16, 17, 18, 19 ये जो 4 सवाल करने वाले हैं, इन चारों सवाल में साझेदार निवृत्त नहीं होंगे, साझेदार की मृत्यु हो जाएगी। और मृत्यु किसी भी महीने हो सकती है, तो उतने महीने तक का उसका जो भी लाभ, ख्याति वगैरह है, वो सब उसके प्रबंधकर्ता को हमें चुकाना पड़ेगा। प्रबंधकर्ता यानी उसका नॉमिनी जो होगा, उस नॉमिनी को हमें देना पड़ेगा। कल मैंने आपको एक नमूना भी भेजा था ग्रुप में। वो नमूना भी था कि मृत्यु पाने वाले साझेदार का पूंजी खाता, नॉर्मल पूंजी के खाते की तरह वो भी होता है, लेकिन फिर भी आप उसे एक बार अच्छी तरह से पढ़े होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। नहीं पढ़े होंगे तो आप उसे एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा। कोशिश करूँगा कि एक बार आपकी स्क्रीन पर भी आए। यस, ये जो नमूना है मृत्यु पाने वाले साझेदार के पूंजी खाते का नमूना, ऐसा ही हमें आगे के 4 सवालों में करना है। चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 272, क्वेश्चन नंबर 16। कमल, बिमल और विमल। देखिएगा दोस्तों, 2 नाम है, कमल, बिमल और विमल। जब मैं लाइव क्लास लेता रहता हूँ बच्चों के सामने, तो उनको बोल देता हूँ एक सादा वाला विमल है। थोड़ी हंसी आती है, लेकिन पहचानने के लिए क्या करें, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 विमल है, एक बिमल और एक विमल। तो जो विमल है वो सादा वाला विमल, ऐसा समझ लीजिए आप। कमल, बिमल और विमल 1:2:3 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। पहले हम पूरे प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तारीख 31/3/16 के दिन उनकी पक्की तलपट निम्नलिखित बाकियां दर्शाती है। आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। पूंजी दिया हुआ है, कमल का 10,000, बिमल का 20,000 और सादा वाला जो विमल है उसका 30,000। सामान्य अनामत 24,000। विमल की लोन, जो सादा वाला विमल है उसकी लोन दी हुई है 10,000। ख्याति 12,000। आप गलत वे में उसका मत लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको अलग करने के लिए ये बात कह रहा हूँ, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो बिमल और विमल में। या तो बी और वी भी कह सकते हैं आप। ख्याति दिया हुआ 12,000। तारीख 31/5/16 के दिन विमल की मृत्यु हुई, जिसको मैं सादा विमल कह रहा हूँ, उसकी मृत्यु हो गई। साझेदारी करार के अनुसार निम्नलिखित शर्तें थी। पहला, पेढ़ी का ख्याति अंतिम 3 वर्ष के औसत लाभ के 2 वर्ष के खरीदी जितनी गिननी है। इसी सब के लिए कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी 8 नंबर में पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको काफ़ी गणनाएं करनी है। हमेशा ख्याति दिया होता था, इस बार आपको ख्याति खुद निकालना है। अंतिम 3 वर्ष का लाभ दिया हुआ है 25,000, 40,000 और 25,000। अंतिम 3 वर्ष के औसत लाभ के आधार पर मृत्यु के तारीख तक का लाभ गिनना है। और तीसरा, पूंजी पर वार्षिक 12% ब्याज गिनना है। विमल का पूंजी खाता तैयार कीजिए। तो हमने विमल के प्रबंधकर्ता का खाता या विमल का पूंजी खाता भी आप उसे बोल सकते हैं, क्योंकि वो उसकी मृत्यु हो गई है तो खुद तो आएगा नहीं लेने, तो उसके प्रबंधकर्ता को हम देने वाले हैं, इसलिए मैंने नाम दिया है विमल के प्रबंधकर्ता का खाता। अब विमल का पूंजी खाता भी उसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नाम, तीनों के नाम। तो मैं संकेत में ही लिखूंगा कमल, बिमल, बी और विमल। के, बी और वी, उनका पुराना अनुपात है 1:2:3। नया अनुपात नहीं दिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको लाभ का प्रमाण निकालने की जरूरत नहीं होगी। ये जो वी है, ये वी निवृत्त क्या मृत्यु हो जा रही है उसकी, आज तो मृत्यु ही हो रही है। तो इन दोनों के बीच का नया प्रमाण और लाभ का प्रमाण 1:2 कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। पूंजी दिया हुआ है, सामान्य अनामत, बिमल की लोन दी हुई है और ख्याति दिया हुआ है। पहला समाधान क्या दिया हुआ है, पेढ़ी की ख्याति अंतिम 3 वर्ष के औसत लाभ के 2 वर्ष की खरीदी जितनी गिननी है। तो हम बारी बारी से गिन लेते हैं। सबसे पहले औसत लाभ का सूत्र क्या होगा, हम पहले समाधान को हल कर रहे हैं। औसत लाभ बराबर होता है दोस्तों कुल लाभ बटे में कुल वर्ष। अब यहाँ पे इतना डीप में नहीं लिखना है, कुल लाभ बटे कुल वर्ष, क्योंकि हम ख्याति का चैप्टर नहीं सीख रहे हैं कि 4 मार्क्स का ये सवाल है। एक ख्याति गिनना इसका एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन है।
तो इसलिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कुल लाभ यानी तीनों वर्ष का लाभ जोड़ दीजिए, 25 + 40 + 25 90,000, और वर्ष कितने हैं दोस्तों 3, तो 90,000 भागे 3 करेंगे तो 30,000 दोस्तों क्या आया, ख्याति नहीं है दोस्तों, ये औसत लाभ। ख्याति तो क्या कहा है, 2 वर्ष की खरीदी के आधार पर, तो ख्याति का सूत्र क्या था, औसत लाभ गुणे खरीदी के वर्ष, तो 30,000 गुणे खरीदी का वर्ष दिया है दोस्तों 2, तो ये 60,000 जो ख्याति है किसका ख्याति है, पूरे पीढ़ी का ख्याति है। अब हमें मालूम ही है कि पीढ़ी की ख्याति में से हम किसकी ख्याति अलग करते हैं दोस्तों, जो निवृत्त होता है। तो कौन किसकी मृत्यु हुई है, तो वी की मृत्यु हुई है, तो वी की ख्याति अलग करेंगे, तो वी की ख्याति बराबर 60,000 गुणे वी का हिस्सा कितना है 3/6, तो कितना आएगा दोस्तों 30,000। वी को ये ख्याति लाकर कौन देगा, चालू 60,000 के और बी लाकर देंगे अपने लाभ के प्रमाण में। चूंकि आज नया प्रमाण नहीं दिया है तो लाभ का प्रमाण निकालने की जरूरत नहीं है, वही 1:2 इनके लाभ का प्रमाण होगा। तो रोजनामचा कुछ इस तरह से बनेगा, चालू 60,000 यानी के पूंजी खाते उधार, बी के पूंजी खाते उधार और वी के पूंजी खाते का, वी के पूंजी खाते का कितना 30,000, 30,000 को 1:2 में लाकर देंगे तो 10,000 और 20,000। तो ये दोस्तों आपका पहले समायोजन का पूरा हल हो गया। दूसरा, अंतिम 3 वर्ष के औसत लाभ के आधार पर मृत्यु के तारीख तक का लाभ गिनना है। अंतिम 3 वर्ष के औसत लाभ के आधार पर मृत्यु के तारीख तक का लाभ गिनना है, किसका, तो वी का। तो वी की मृत्यु कब हो रही है दोस्तों, तो पीढ़ी का वर्ष खत्म हो रहा है 31/3/16 को, और वी की जो मृत्यु हो रही है वो 31/5/16 को हो रही है। समायोजन से ठीक ऊपर दिया हुआ है 31/3/16 को वर्ष खत्म हो रहा है, यानी अगला वाला वर्ष 1/4/16 से शुरू हो रहा है। लेकिन जानबूझ के मैंने 31/3/16 लिखा, लेकिन आपको गिनने में आसानी रहे, बाकी अगर सही देखा जाए तो 1/4/16 लिखा जाएगा। एक दिन बाद वाला यानी 31/3/16 को पिछला वाला वर्ष खत्म हुआ है, और 31/5/16 यानी अगले वाले वर्ष में 1/4/16 से नया वर्ष स्टार्ट हो गया होगा। तो 31/5/16 को वी की मृत्यु हो गई है। तो कितना महीना हुआ दोस्तों, 2 महीना, चौथा महीना पूरा और 5वां महीना पूरा। मैं लिख ही दे रहा हूँ यहाँ पे 1/4/16, क्योंकि सही यही कहा जाएगा कि नया वर्ष शुरू हुआ है 1/4/16 से। 31/3/16 को पिछला वाला वर्ष खत्म हुआ है, जिसकी आपको जानकारी दी हुई है, कुछ बाकियाँ दी हुई है, वो पिछले वर्ष की है। 1/4/16 से नया वर्ष शुरू तो हुआ, लेकिन संयोग से 31/5/16 को वी की मृत्यु हो गई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों कितना महीना होता है, आपको देखने से लग रहा है कि एक, लेकिन एक नहीं 2 महीना। 1/4/16 मतलब चौथा महीना भी स्टार्ट ही हुआ है, चौथा महीना पूरा, और 31/5/16 यानी 5वां महीना भी पूरा। चौथा महीना और 5वां महीना 2 महीने में उसकी मृत्यु हो गई। 2 मास का हमें लाभ गिनना पड़ेगा। तो क्या बोला है, अंतिम 3 वर्ष के औसत लाभ को आधार मानकर। तो हम वी का लाभ कैसे निकालेंगे, हमें सिर्फ वी का ही मत चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ वी का ही पूंजी खाता बनाना है। तो वी का लाभ हम कैसे निकालेंगे, तो अंतिम 3 वर्ष का औसत लाभ। तो अंतिम 3 वर्ष का औसत लाभ दोस्तों कितना है 30,000, तो हमने लिख दिया 30,000। फिर क्या कहा है दोस्तों, मृत्यु के तारीख तक, क्योंकि जो 30,000 है ये वार्षिक औसत लाभ है, 1 वर्ष का औसत लाभ है। अब आप ऐसा मत बोल देना कि 3 वर्ष का औसत लाभ है, 3 से भाग लगाया है तो वार्षिक औसत लाभ, वार्षिक लाभ नहीं, वार्षिक औसत लाभ है। लेकिन हाँ, उसकी मृत्यु तो 2 ही महीने में हो गई है, तो 2/12 करेंगे तो 2 महीने का लाभ निकलेगा। और ये भी 2 महीने का सिर्फ उसका नहीं होगा, पूरे पीढ़ी का होगा, क्योंकि जो 30,000 लाभ है वार्षिक औसत लाभ, वो पूरे पीढ़ी का 1 वर्ष का वार्षिक औसत लाभ है। उसमें 2/12 करेंगे तो पूरे पीढ़ी का 2 महीने का वार्षिक औसत लाभ निकलेगा, जिसमें से भी का हिस्सा कितना है 3/6 है। तो इतना पूरा करेंगे, ये 30,000 वार्षिक औसत लाभ पूरे पीढ़ी का, ये 2/12 क्योंकि 2 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई है, और ये 3/6 उसका जो पीढ़ी में हिस्सा है, लाभ है वो। तो इतना पूरा करेंगे दोस्तों, तब जाकर आपका आएगा 30,000 गुणे 2/12 करेंगे दोस्तों, और 3/6 करेंगे तो उसका लाभ जो है दोस्तों, मैं एक बार कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, 2500 आएगा दोस्तों। उसका लाभ कितना आएगा दोस्तों 2500। कैसे हुआ, 30,000 वार्षिक औसत लाभ गुणे 2/12 यानी 2 महीने का पहले आ जाएगा, और उसके बाद उसका हिस्सा है 3/6, 3/6 करेंगे तो 2500 आ जाएगा। दूसरा समायोजन हो गया। तीसरा, पूंजी पर वार्षिक 12% ब्याज गिनना है। तो आप पहले से जानते हैं पूंजी का ब्याज पूंजी के नीचे। 2 एंट्री आज नहीं हो पाएगी, क्योंकि आज सिर्फ हमें उसका पूंजी खाता ही बनाना है, तो एक ही एंट्री होगी। विमल का पूंजी खाता तैयार कीजिए। तो हमने ये बना दिया है, वी के प्रबंधकर्ता का या विमल का पूंजी खाता, आप जो भी कहिए इसको।
चलिए इसको कैसे करना है, तो इसको हम जैसे पहले करते थे दोस्तों वैसे ही करना है। तो सबसे पहले हमारा वर्ष कब शुरू हो रहा है दोस्तों, तो हमारा वर्ष शुरू हो रहा है 1/4/16 को। तो हमारा पहला स्टेप दोस्तों क्या था, जैसे हम पूंजी खाता पहले बनाते थे वैसे ही हमें करना है, बस पहले तीनों के लिए लिखते थे, अब एक के लिए ही लिखेंगे, सिर्फ वी के लिए। तो हमारा पहला स्टेप क्या हुआ करता था दोस्तों, पूंजी खाते के जमा में शेष आगे लाए। तो वर्ष शुरू हो रहा है 1/4/16 को, क्योंकि 31/3/16 को पिछला वाला वर्ष खत्म हो रहा है, तो 1/4/16 को नया वर्ष शुरू होगा। तो 1/4/16 शेष आगे लाए, सिर्फ किसका, वी का, क्योंकि हम सिर्फ किसका बना रहे हैं, वी के प्रबंधकर्ता का है, वी का पूंजी खाता बना रहे हैं। इसको आप वी का पूंजी खाता भी कह सकते हैं, क्योंकि आपके बुक में पूंजी खाता लिखा है, तो आप वी का पूंजी खाता भी इसे लिख सकते हैं, वी के प्रबंधकर्ता का खाता भी लिख सकते हैं। तो शेष आगे लाए, सिर्फ वी की पूंजी लिखनी है, तो वी की पूंजी कितनी है दोस्तों, 30,000। उसके अलावा वी का लोन दिया है, तो वो भी आज से इसी तारीख को वी का लोन, जो भी शेष दिया है वो सब इसी तारीख को आएगा। और जो समायोजन है वो सब दोस्तों 31/5/16। तो बोलोगे ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा, 31/5/16 जिस दिन साझेदार की मृत्यु होगी उस दिन के सभी समायोजन है। तो समायोजन के लिए सब 31/5/16, और जो बाकियाँ दी हुई हैं, शेष दी हुई है, उनके लिए वर्ष की प्रारंभिक तारीख। तो वर्ष की प्रारंभिक तारीख क्या है, 1/4/16। वी का लोन लिख देंगे हम दोस्तों। वी का लोन कितना दिया हुआ है, 10,000, क्योंकि उसका हिसाब करते समय उसका जो पहले का जो लोन है वो भी हमें देना पड़ेगा। अब कैसे मालूम पड़ा कि जमा में ही लिखेंगे, तो कोई बाकी नहीं दी है, इसका मतलब जमा बाकी ही माना जाएगा। उसके बाद ख्याति दिया हुआ है, तो वो हम बाद में अप्लिकेट करेंगे। पहले हम फिर से स्टेप पे जाते हैं, आपको याद दिलाओ, पहला स्टेप हम शेष आगे लाए लिखते थे, तो शेष हमने लिख दिया, पूंजी का भी लिख दिया, लोन भी लिख दिया। दूसरे नंबर के स्टेप पे हम अनामत बांटते थे दोस्तों। तो अनामत आपको दिखाई दे रहा है, तो यह सामान्य अनामत सबसे पहले नंबर पे ही है, तो 1/4/16 को ही पिछले वर्ष का ये सामान्य अनामत है। तो रोज हम तीनों के बीच बांटते थे, आज सिर्फ किसका सामान्य अनामत लिखेंगे, हम सिर्फ वी का लिखेंगे। तो सामान्य अनामत पूरे पीढ़ी का कितना है, 24,000, जिसमें वी का हिस्सा कितना है दोस्तों, 3/6। वी जो निवृत्त हो रहा है उसका हिस्सा कितना है दोस्तों, 3/6 हिस्सा है। अब कितने बच्चों का प्रश्न होता है कि सर वहाँ पे आपने 2/12 जो उसके समय है वो नहीं लिया है, यहाँ पे आपने समय लिया। यहाँ पे दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ था कि अंतिम 3 वर्ष का औसत लाभ उसके मृत्यु के तारीख तक। और इन सब में हम समय इसलिए नहीं ले रहे दोस्तों क्योंकि ये तो पिछले वर्ष का है, उस साल तो उसने पूरे साल काम किया था ना। सामान्य अनामत ये सब जो बाकियाँ दी हो तो पिछले वर्ष का दिया, उस समय तो उसने पूरा ही काम किया था 1 वर्ष, सिर्फ लाभ के लिए ही वो नियम लागू पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो 2400 गुणे 3/6 करें, 24,000 गुणे 3/6 करेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा, 12,000। तीसरे नंबर के स्टेप पे हम अपलिखित करने वाला स्टेप था, तो उसमें पहले से कुछ दिया हुआ है, तो यस ख्याति दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी दोस्तों 1/4/16 ख्याति, क्योंकि ये भी अभी शेष की बात हो रही है। कितना दिया हुआ है दोस्तों ख्याति, तो पूरे पीढ़ी का ख्याति दिया हुआ है 12,000। हमें पूरे पीढ़ी से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ वी से मतलब है, तो वी का 12,000 गुणे 3/6 करेंगे दोस्तों। 3/6 क्या है उसका भाग, तो कितना आएगा, 6,000। तो ये हो गया शेष, यानी जो पहले से दिया हुआ था, जो पिछले वर्ष का था, उसका हमने सब एंट्री कर दिया। कैसे किया था, पहले की तरह ही कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ वी का कर रहे हैं। पहले भी हम शेष लिखते थे तो लिखा, लोन लिखते थे तो लोन भी लिखा, अनामत बांटते थे और ख्याति अपलिखित करते थे, वो हमने किया। अब हम समायोजन करने जा रहे हैं, तो अब हमारी तारीख कौन सी आएगी, तो लिखा है समायोजन के ऊपर, देख सकते हैं आप, 31/5/16 के दिन विमल की मृत्यु हुई। तो अब जो भी तारीख आएगा 31/5/16 का आएगा। पहला पेढ़ी का ख्याति, तो पेढ़ी की ख्याति भी हमने गिन ली थी, उसमें से हमने वी का ख्याति अलग भी कर लिया था, उसका रोजनामचा भी लिख दिया है। रोजनामचा क्या है, के पूंजी खाते उधार, बी के पूंजी खाते उधार। तो के और बी के पूंजी खाता उधार में जाएंगे, ऐसा नहीं होगा दोस्तों आज, क्योंकि आज के और बी का खाता ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो डायरेक्ट हम वी के पूंजी खाते के जमा में जाएंगे और नाम किसका लिखेंगे, के और बी का। तारीख कितना, 31/5/16, जिस दिन उसकी मृत्यु हो रही है। के और बी के उधार में दोस्तों इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि आज जो हमारे पास पूंजी खाता है वो सिर्फ वी के खाने वाला पूंजी खाता है, सिर्फ वी का है, प्रश्न में लिखा है इसके लिए। तो इसलिए हम डायरेक्ट वी के पूंजी खाते के जमा में जाएंगे और नाम लिखेंगे के पूंजी खाते और बी के पूंजी खाते। के और बी के खाने में डैश करने के लिए मत ढूंढने मत लगना, के और बी का कोई खाना है ही नहीं। डायरेक्ट वी के खाने में कितना कितना दोस्तों, 10,000 और 20,000। नहीं तो आपका आदत पड़ चुका है के और बी के खाने में डैश, तो के और बी का खाना ही नहीं है। दूसरा औसत लाभ, देखिए फिर से मैं पढ़ ले रहा हूँ। अंतिम 3 वर्ष के औसत लाभ के आधार पर मृत्यु के तारीख तक का लाभ गिनना है। तो मृत्यु के तारीख तक का लाभ मतलब 30,000 गुणे 2/12, ये मृत्यु के तारीख तक का लाभ हो गया। और उसमें से वी का हिस्सा कितना है, 3/6, तो कितना आएगा, 2500। तो हम लोग यहाँ पे इसी तारीख को लाभ जमा में लिखते हैं, आपको पता ही है कि पुनः मूल्यांकन का लाभ हो या कोई भी लाभ हो तो हम पूंजी खाते के जमा में लिखते हैं। वी का लाभ, तो उसके मृत्यु के तारीख तक का उसका भाग, मृत्यु के तारीख तक का तो सिर्फ इतना ही होगा, 30,000 गुणे 2/12, लेकिन ये पूरे पीढ़ी का हो जाएगा। उसमें से उसका हिस्सा कितना होगा, 3/6, कितना होगा, 2500।
उसके बाद तीसरा, पूंजी पर वार्षिक 12% ब्याज गिनना है। तो आपको पार्ट 2 वार्षिक हिसाब से ही सिखाया गया। पूंजी का ब्याज, पूंजी के नीचे आहरण का ब्याज, आहरण के नीचे तो पूंजी का ब्याज 31,516 कितना ब्याज है दोस्तों? 12%। पूंजी कितनी है उसकी? 30,000। 30,000 का 12% करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है 30,000 गुणे 12% और गुणे वो उसकी मृत्यु कितने महीने में हो जा रही है? 2 महीने में, तो 2/12। हाँ, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि पिछले साल तो उसकी पूंजी पूरे साल उपयोग हुई होगी तो उस समय उसको ब्याज मिला होगा, लेकिन इस साल तो 2 महीने बाद ही उसका हिसाब करना है। तो उसको पूंजी पर अगर ब्याज देना है तो 2 महीने बाद अगर उसका हिसाब करना है तो 2 महीने का ही ब्याज गिना जाएगा, क्योंकि उसने 2 महीने ही उसकी पेढ़ी में उसकी पूंजी रहने वाली है। तो पूंजी का ब्याज या आहरण का ब्याज या लोन का ब्याज, जितने समय उसकी पेढ़ी में उसकी पूंजी आहरण था उतने समय का ही ब्याज चुकाया जाएगा या लिया जाएगा। आहरण पे लिया जाता है इसलिए कह रहा हूँ, आहरण तो नहीं है लेकिन पूंजी है। तो 30,000 उसकी पूंजी, 12% ब्याज की दर और गुणे 2/12 जो उसकी मृत्यु का अवधि है। इस साल 2 महीने तक उसने काम किया था, 2 महीने का ब्याज कितना होगा दोस्तों? तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो पूंजी का ब्याज होगा दोस्तों 600। तो अब आपको लग रहा है कि सवाल पूरा हो गया दोस्तों। सवाल पूरा तो हो गया है, लेकिन एक छुपा हुआ गुप्त समायोजन है जो हमेशा वार्षिक हिसाब में आता था और आप हमेशा आपको याद होता था कि अगर किसी साझेदार ने पीढ़ी को लोन दी हो और नहीं भी कहा हो तो कितना % ब्याज चुकाया जाएगा? 6% ब्याज चुकाया जाएगा। अभी तक तो सिर्फ हम लोन की रकम रखते थे, अब तो हम पूरा हिसाब कर रहे हैं, उसकी मृत्यु हो रही है मतलब पूरा हिसाब कर रहे हैं। तो इसका भी लोन है दोस्तों, यार वी का लोन 10,000। तो एक गुप्त समायोजन है कि लोन अगर किसी साझेदार ने पीढ़ी को दिया हो और नहीं भी कहा हो तो 6% ब्याज चुकाया जाएगा। तो हम चुका देंगे वी के लोन का ब्याज। तो ये गुप्त समायोजन है, वो भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। कितना? तो वी का लोन है 10,000, लोन पर ब्याज नहीं कहा होता तो कितना %? 6%। और कितने महीने तक उसकी वो पेढ़ी में था? 2 महीने तक, तो 2/12। तो 10,000 गुणे 6% करेंगे तो 600 होगा। 600 गुणे 2/12 करेंगे दोस्तों तो 100 रुपया। भले 100 रुपया है लेकिन लिखना पड़ेगा। ये सवाल थोड़ा अजीब लगेगा आपको क्योंकि आज पहला सवाल कर रहे हैं, लेकिन बाकी जैसे हम पूंजी खाता बनाते थे वैसे नॉर्मली ही है। लेकिन ये सोच के देखिए कि ये 8 नंबर में आएगा तो कितना अच्छा है। और जैसे जैसे हम इसके 1-2 सवाल और करेंगे तो आपको क्लियर होते जाएगा, चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब ये सवाल पूरा हो गया है तो हम बंद कर देंगे और वी के प्रबंधकर्ता खाते वो रकम ले जाएंगे। वी का जब नॉमिनी आएगा तो उसको हमें कितना पैसा देना है, उसको हिसाब के रूप में कितना देना है। तो बंद करेंगे तो जमा साइड का टोटल आएगा दोस्तों 85,200। वही हम उधार में भी लिखेंगे 85,200 और यहाँ पे 31,516 वी के प्रबंधकर्ता खाते, यानी वी का जो नॉमिनी आएगा उस नॉमिनी के हाथ में कितना पैसा देंगे, उसको क्या हिसाब देंगे। तो 85,200 में से 6,000 नुकसान हो गया था उसको, तो 79,200 ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। तो ये आपको जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये आज एक विशिष्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें अभी तक क्या होता था, साझेदारों की निवृत्ति होती थी और इस सवाल में साझेदार का मृत्यु हुआ है तो सिर्फ जो साझेदार की मृत्यु हुई है उसका ही हमने खाता तैयार किया है। ऐसा ही सेम टू सेम एग्जाम्पल पेज नंबर 254 पे उदाहरण नंबर 24 दिया हुआ है, आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे, ऐसे कोशिश करूँगा। यस, ये आपको होमवर्क के रूप में ट्राई करना है दोस्तों। उदाहरण नंबर 24 पेज नंबर 254। थैंक यू सो मच।